वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक टेस्ट सॉल्व किया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई है और इसके साथ ही 500 हमने टॉप करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 800 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मेरी कोशिश है मैं 1000 प्लस ही लेकर के जाऊंगी, सभी सब्जेक्ट के आपके सेक्शन वाइज टेस्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। तो अभी साइंस की सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, आपको इसको देखना है और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली, पहले उनको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना भी समय है इस समय में भी आपने जो पढ़ रखा है बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाए, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 499 रुपये में शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट के साथ आपको जो टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस के साथ वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में जो हाई यील्ड टॉपिक है पहले उनको कवर कराया जा रहा है, साथ में आप सीसेट और जीएस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 5 सीसेट के हैं और साथ में 25 टेस्ट जीएस के कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और मंथली करंट अफेयर अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर मंथ की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी और आपको पता है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर ली है तो लगभग 35 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है और ये सारे कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम को टारगेट करते हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये का आपका कोर्स है, मतलब सिर्फ 99 रुपये में एसआई बन सकते हैं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पर ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आप जीआईसी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या फिर इसके साथ में भी न्यू वैकेंसी आ रही बीईओ की, आरओ का रिजल्ट आने के बाद आरओ मेंस के लिए, तो सभी के कोर्स मिल जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं और बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हुक का नियम कहते हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट है हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके अनुसार यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित तरल पदार्थ का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए हुक्स लॉ बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि जो इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो स्ट्रेस होता है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है स्ट्रेन के, ठीक है। तो पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? देखिए हाइगेंस का ये प्रिंसिपल नहीं है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित जो तरल पदार्थ का आयतन है पिंड के आयतन के बराबर होता है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल गलत लिखा था, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 32nd क्वेश्चन क्या है? सदिश राशियों के संबंध में गलत विकल्प चुने। विस्थापन, वजन, ऊर्जा और बल आघूर्ण, इनमें से बताना है सदिश राशि कौन सी नहीं है। गलत है ना? तो आपसे क्या पूछा गया है? अदिश राशि इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा इनमें से सदिश राशि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। देखिए द्रव्यमान, दूरी, समय, गति, आयतन, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। विद्युत धारा भी ले लीजिए, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति, ये सारी की सारी कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या फिर अदिश राशियाँ होती हैं। जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तो इनमें विस्थापन, वेग, बल, बल आघूर्ण, संवेग, त्वरण, ये सारी सदिश राशियाँ हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? जिनमें दिशाएं भी होती हैं, ठीक है, उनको हम कैसी बोलते हैं? सदिश राशि, दिशाओं के साथ। जिनकी दिशा नहीं होती तो कैसी हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज़। याद करने का तरीका क्या है? इसमें आप वो चीज़ें दिमाग में रखिए, जैसे कि द्रव्यमान है, दूरी है, दूरी आपने चली लेकिन इसकी कोई दिशा है, तो दूरी एक जो
क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, स्केलर। ऊर्जा जैसे इसमें दिया गया था, ऊर्जा की कोई भी ऊर्जा इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा साइंस के, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी स्कूल टाइम में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। 33rd क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स के बारे में कुछ दिया गया है और बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सेमी कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, वे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक की तुलना में कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है। तो ये सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लेस देन होती है कंडक्टर से लेकिन मोर देन होती है नॉन कंडक्टर से। तो कंडक्टर्स विद्युत चालक के अच्छे क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, लेकिन उनसे कम है, लेकिन जो नॉन कंडक्टर्स हैं उनसे इनकी ज़्यादा होती है चालकता। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है, आकाशीय बिजली वायुमंडल में विपरीत रूप से आवेशित बादलों के बीच एक विद्युत निर्वहन करती, जो लाइटनिंग होती है, इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। तो ये भी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 34th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण केवल ठोस और द्रवों में होता है। तो संवहन कन्वेक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है ये आपको बताना है। और इसके अलावा देखिए संवहन, फिर कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें पदार्थ के संचलन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किसी तरल का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना वाष्पीकरण है, जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है लिक्विड का, और बताइए कौन कौन से करेक्ट हैं। संवहन के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसमें होता है, केवल द्रव में होता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ठोस भी दिया गया था। अब इसमें होता क्या है, तरल पदार्थ में संचलन द्वारा क्या होता है, जो तापमान है, जैसे कि विभिन्न तापमान के कोई तरल पदार्थ है उसमें ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है जो संचलन द्वारा होती है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, संवहन। नेक्स्ट है, किसी तरल को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन, और जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या फिर वाष्प में बदल जाता है। और ये ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं। ये भी करेक्ट है, राइट आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया गया है। 35th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है इनमें से। तो दिया गया है 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो ये सही दिया गया है। नेक्स्ट है, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, क्या ये सही है, तो देखिए हाँ ये भी सही दिया गया है। घड़ियों में बताया गया है जर्मेनियम डाइऑक्साइड नामक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। घड़ियों में किसका यूज़ होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज क्या होते हैं, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले दूसरे सबसे आम खनिज हैं और इनका उपयोग किया जाता है घड़ियों में, जिसका नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो कि घड़ियों में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले, तीसरा यहाँ पे दिया गया, मैंने अभी बताया, दूसरा सबसे आम खनिज है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन ए में। 36 क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताना है। तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरीके से रेत को और नेफ्थलीन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की विधि से अलग कर लिया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। आसवन क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया से प्राय तरल अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन करते हैं लिक्विड इम्प्योरिटीज का, ये भी करेक्ट है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, इसके द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है, अफबाउ प्रिंसिपल, ये भी करेक्ट दिया गया है। तीनों करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, न्यूट्रॉन एक प्रकार का आवेश रहित मौलिक कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। आपको पता होगा कोई भी नाभिक है, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं और बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये मौलिक कण होते हैं जो नाभिक में होते हैं और किसके साथ होते हैं, प्रोटॉन के साथ, करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार के उप परमाणु कण न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो जो न्यूट्रिनो होते हैं इनमें क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो बीटा कण है ये धनावेशित आवेश हैं,
क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। बीटा कण हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, ये याद रखिएगा। बीटा कण अत्यंत ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आंतरिक नाभिक से निकलते हैं। ठीक है, तो बीटा कण ये हो गए और इसके बारे में गलत दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। क्रोमैटोग्राफी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी। जैसे ये देखिए, ऐसा कुछ कीप टाइप का होता है और इस तरीके से इसमें कई कलर के जैसे लिक्विड भरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हैं, ये अलग अलग कलर के हैं। मान लीजिए ये ग्रीन है, स्काई ब्लू है, बस ऐसे बताने की टेक्निक है जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये नीचे आप कोई भी कलर ले लीजिए, ये अलग कलर का हो गया। अब इनको अगर हमें क्या करना है, अलग करना है, तो क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप क्या हो सकते हैं, इनको ड्रेन कर लिया जाता है अलग अलग। ठीक है, एक यहाँ पर एक लगा रहता है वॉल, जिसके द्वारा मान लीजिए इतना अलग कर लिया सेपरेट, फिर इसको अलग कर लिया, फिर इसको और इसको, इस तरीके से सारे रंगीन मिश्रण आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो पहला तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव की श्यानता गीजर काउंटर से मापी जाती है। विस्कोसिटी किससे मापते हैं, इसमें बताया गया गीजर काउंटर। क्या ये गलत है या सही है? तो देखिए, गीजर काउंटर से क्या रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं, ना कि विस्कोसिटी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या ये सही है? तो ये भी सही दिया गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का इंक्रीज होता अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हमसे गलत पूछा गया है, कौन सा है गलत आपको पता है, दूसरा है, और ये हमें किस में देगा, ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, या फिर सभी करेक्ट हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित जो हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य अवयव होते हैं। तो परमाणु अगर पूरा दिया, यहाँ पे नाभिक ना होता तो चलो तीनों से ही हो जाते, लेकिन नाभिक में मैंने अभी बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, गलत हो जाएगी, इनको हम समभारिक बोलेंगे। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें जो परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है। ठीक है, प्रोटॉन समान होंगे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया और ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि केवल एक ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से बताना है। देखिए, इसमें किसका उपयोग करेंगे, सब्लिमेशन। ठोस में अगर कोई अशुद्धि है तो एक सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन का होता है। ठीक है, तो आसवन में क्या होता है कि जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें जो गैर वाष्पशील ठोस पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ठोस में कोई अशुद्धि है उसको शुद्ध करना है तो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो याद रहेगा डिस्टिलेशन क्यों नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन करेक्ट होगा 1 और 3 ए दिया गया है, इसलिए राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज आपका स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केवल आप में से केवल एक ही स्टूडेंट है जो बताता है उसके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं या कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग कोशिश करते रहिए और अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। पिछले जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनको रिवाइज भी कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं क्योंकि हर स्टेटमेंट में आपको कोई ना कोई जानकारी मिल रही है और उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हल होने वाले हैं। कोशिश कीजिए जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर के लिए रिवीजन कंटिन्यू रखिए, मंथली कर लीजिए या टॉपिक वाइज कर लीजिए, बट ज़रूरी है करंट अफेयर अच्छे से कीजिए। मिसलेनियस टॉपिक भी कर लीजिएगा और आपको बजट पे ध्यान देना है, ISFR पढ़ना है, एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, ये सब का वीडियो आपको SCS के मेन चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उससे तैयार कर सकते हैं। कोई और डाउट है या कोई रिवीजन के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो वो भी बताइएगा, मैं क्लास में इंक्लूड कर लूँगी। ठीक है,
तो पेड कोर्स के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, वहाँ पर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।